हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उपभोक्ता मंच में। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। दोस्तों, इस शो के माध्यम से हमारी यही कोशिश रहती है कि उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, उनके हकों के बारे में आपको बताया जाए। हमारा यही कोशिश रहती है कि आपको अवेयर किया जाए ताकि आप अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ सकें। आज का एपिसोड बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने कंज्यूमर को समझा है, उनकी समस्याओं को समझा है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर अनंत शर्मा जी का, जो कि कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि उपभोक्ता जो है वो कौन है, कौन कौन इसकी श्रेणी में आता है? देखिए, अगर हम उपभोक्ता की बात करें तो हम सब उपभोक्ता हैं जी। दुनिया का हर प्राणी मात्र उपभोक्ता है। हम जिस भी वस्तु या सेवा का उपयोग कर रहे होते हैं हम उसके उपभोक्ता हैं। हम एनवायरनमेंट के भी उपभोक्ता हैं, तमाम दूसरी चीज़ों के उपभोक्ता हैं। लेकिन अगर कानूनी परिभाषा की बात करें तो 1986 का जो उपभोक्ता संरक्षण कानून बना है और उसके बाद 2019 का जो कानून रहा है, उसमें उपभोक्ता की परिभाषा में उन लोगों को सम्मिलित किया गया है जो किसी भी प्रकार का शुल्क देकर किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करते हैं। यानी उसमें वो उपभोक्ता शामिल नहीं है जो निःशुल्क वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ कमर्शियल यूज करने वाले उपभोक्ता, यानी जो सामान हम खरीद रहे हैं उसको अगर हम वापस बेचने के लिए या व्यापारिक के लिए उपयोग करते हैं तो वो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते। इसी तरह लेबर से संबंधित जो विवाद है, नौकर मालिक का विवाद है या किराएदार मकान मालिक का विवाद है, वो मामले कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में नहीं आते। बाकी सारी वस्तुएं और सेवाएं जो हमने अपने उपयोग के लिए खरीदी है, ली है, उनसे संबंधित सारे मामले उपभोक्ता संरक्षण कानून की परिधि में आते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कौन कौन इस श्रेणी के अंदर आते हैं। लेकिन अगर अधिकारों की अगर हम बात करें, क्या क्या अधिकार हैं एक उपभोक्ता के पास, तो वो कौन कौन से अधिकार हैं? उपभोक्ता को बहुत सारे अधिकार बहुत से कानूनों में प्राप्त है। लेकिन अगर हम उपभोक्ता संरक्षण कानून के संदर्भ में बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण कानून में 6 अधिकार उपभोक्ताओं को दिए गए हैं। और उसमें पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। ये इस बात की व्यवस्था करता है कि बाजार में ऐसा कोई भी माल, वस्तु या सेवा नहीं दी जानी चाहिए जिससे उपभोक्ता की जान या माल को किसी तरह का नुकसान हो सके। जैसे हम इलेक्ट्रिक स्विच की बात करें, बच्चे भी इसको काम में लेते हैं। अगर इसकी क्वालिटी ख़राब होगी और इसको चालू करते समय करंट आ सकता है तो ये हमारे लिए जान के लिए खतरा बन सकता है। तो ऐसे उत्पाद बाजार में नहीं बिकने चाहिए जिनसे जान माल का खतरा हो। दूसरा उपभोक्ताओं का अधिकार है सूचना का अधिकार। और सूचना का अधिकार इस बात की व्यवस्था करता है कि जो भी उत्पाद या सेवा हम ले रहे हैं बाजार से, उसके संबंध में हमें पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। वो उसमें क्या उसके अंदर शामिल है, कैसे उसका उपयोग करना है। आप देखेंगे कुछ दिन पहले तक वेज और नॉन वेज प्रोडक्ट को आप पहचान नहीं सकते थे। तो हमने लेबल के जरिए सुनिश्चित किया कि एक हरी बिंदी अगर उसके ऊपर है तो आप देख पाएंगे कि ये वेजिटेबल प्रोडक्ट है, और अगर लाल बिंदी है तो नॉन वेज प्रोडक्ट है। तो इसी तरह लेबल पर बहुत सारी सूचनाएं छापना जरूरी किया गया। ये हमारी सूचना के अधिकार में आता है। तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है चयन का अधिकार। और चयन का अधिकार इस बात की व्यवस्था करता है कि उपभोक्ता को कोई भी खास चीज़ लेने के लिए बाजार में बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हमारा अधिकार है कि हमें कौन सी ब्रांड चुनना है, कौन सी सेवा लेनी है, कौन सा उसका सिलेक्शन हमें करना है। हमें ज़बरदस्ती, आपने देखा होगा कुछ समय पहले तक, अभी भी कई शिकायतें आती हैं, स्कूल कहते हैं कि आपको इसी किताब हमारी यहीं से खरीदनी पड़ेगी या एक दुकान से खरीदनी पड़ेगी। इसको हमने गैरकानूनी घोषित किया है। आपको कहीं भी किसी एक चीज़ को खास जगह से खरीदने के लिए या खास चीज़ खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी के साथ चौथा अधिकार है सुनवाई का अधिकार। पहले जो वस्तु विक्रय अधिनियम था उसमें ये प्रावधान था कि आप अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो सोच समझकर देख के खरीदें। वो कहते थे आप खरीद के ले गए, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब इस कानून में बदलाव करके सूचना, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें प्रावधान कर दिया गया है कि क्रेता नहीं विक्रेता सावधान है, बेचने वाले को सावधान रहना पड़ेगा। अगर उसने कोई सामान बेच दिया है और उसमें किसी भी तरह की खराबी है तो उपभोक्ता की बात को उसको सुनना ही पड़ेगा। वो उसके लिए मना नहीं कर सकता। और इसके लिए भी एक आपने सामान्य चीज़ देखी होगी, बिलों में लिखा होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। हमने इसको गैरकानूनी घोषित किया है। अगर माल खराब है, बिका हुआ माल भी वापस लेना होगा, चाहे आपने उसको सेल में ही खरीदा हो, चाहे कहीं भी खरीदा हो। और इसके बाद हमारा 5वां अधिकार है, वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, वो है क्षतिपूर्ति का अधिकार। इसमें इस बात का प्रबंध किया गया है कि वस्तु या कोई सेवा हमने ली और उसके उपयोग से हमें किसी तरह का नुकसान हो गया है उपभोक्ता को, तो वो पूरे नुकसान की राशि निर्माता से या दुकानदार से वसूल कर सकता है। जैसे हमने मिठाई खरीदी, मिठाई खराब आने से परिवार के सदस्य बीमार हो गए, तो हमने केवल उस मिठाई का पैसा बल्कि परिवार के सदस्यों के इलाज का खर्चा,
मानसिक परेशानी और सारा पैसा हम उस मिठाई वाले से वसूल कर सकते हैं। ये आपका कंपनसेशन का राइट है, क्षतिपूर्ति का अधिकार है। और छठा अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, 1986 के कानून में था। 2019 में हमने इसको उपभोक्ता जागरूकता के अधिकार से नाम से पुनर्विभजित किया है। तो ये इस बात की व्यवस्था करता है कि हर उपभोक्ता को इन अधिकारों और कानूनों के बारे में जानने का भी कानूनी अधिकार है, और उसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। जागो ग्राहक देखो जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, और दूरदर्शन जैसे महत्वपूर्ण मीडिया पर इस तरह के कार्यक्रम इसी के तहत दिखाए जाते हैं। जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात आपने आज हमारे दर्शकों को बताई कि 6 राइट्स जो उपभोक्ता के पास है वो आपको जानना चाहिए, ताकि आप अवेयर हो सकें और लोगों को भी अवेयर कर सकें। और हमारे इस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि आपको अवेयर किया जाए। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। लेकिन अनंत जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना लंबा प्रोसेस होता है अगर कोई कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है, मतलब उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, तो ये प्रक्रिया जो है वो कितनी लंबी है, कितना वक्त लगता है, और क्या इसमें एडवोकेट की भी ज़रूरत पड़ती है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो मैंने कंपनसेशन के राइट की बात की, क्षतिपूर्ति के अधिकार की बात की, उसके तहत इस बात के प्रावधान किए गए हैं कि 3 स्तर पर आयोग बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग है, राज्य स्तर पर राज्य आयोग है, और हर जिले में जिला उपभोक्ता आयोग बनाए गए हैं। अगर कंज्यूमर को किसी भी तरह की शिकायत है, कोई नुकसान हुआ है और वो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, सामान बदलवाने के लिए, किसी भी तरह की कार्रवाई करना चाहता है, तो वो इन आयोगों के समक्ष कार्रवाई कर सकता है। सामान्यतः ये प्रावधान किया गया है कि 90 दिन में, अगर मामला कोई विशेष नहीं हो, तकनीकी सहायता की जरूरत नहीं हो, तो 90 दिन में, और अगर तकनीकी सहायता की जरूरत हो, कोई विश्लेषण की जरूरत हो, तो 150 दिन में उस मामले का निपटारा कर दिया जाएगा जी। लेकिन अभी चूंकि मामले ज़्यादा हैं और आयोगों की संख्या कम है, तो प्रोसेस में कुछ जगह समय लग रहा है। कई जगह 2-2, 3-3, 4-4 साल भी लग रहे हैं फैसला होने में। लेकिन मूल भावना ये रखी गई कि जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, और इसमें भी साथ ही ये प्रावधान किया गया है कि उपभोक्ता को वकील करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है? उपभोक्ता खुद अपनी शिकायत दायर कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वकील नहीं कर सकते। अगर आप वकील करना चाहते हैं, वकील कर सकते हैं, उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। और अगर आप खुद शिकायत प्रस्तुत करना चाहते हैं, इतना ही नहीं, आप किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, और यहाँ तक कि सरकार या स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को भी अधिकार दिया गया है कि वो उपभोक्ता की तरफ से परिवाद इन आयोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जी। और मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूँगा कि 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी कोई शिकायत है, तो कोई कोर्ट फीस भी इनमें नहीं लगती है। किसी तरह की कोर्ट फीस भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। अगर 5 लाख से अधिक की शिकायत है, तो फिर कोर्ट फीस कुछ, वो भी बहुत मामूली कोर्ट फीस उसके लिए रखी गई। जी जी, क्या बात है। इतनी सारी फैसिलिटीज़ कंज्यूमर के पास है, और यदि किसी को कोई फ्रॉड हुआ है तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए, आपके अधिकारों के बारे में ध्यान रखिए। हमारी यही कोशिश रहती है कि अवेयर किया जाए, आप लोगों को अपने आपके हक के बारे में बताया जाए। लेकिन अनंत जी, एक प्रॉब्लम देखी गई है, वो है ऑनलाइन शॉपिंग की। ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारा फ्रॉड भी बढ़ चुका है, और हम देखते हैं कि आज जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, लोग बाग ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर उनका रुझान बढ़ा है। तो उपभोक्ता के लिए क्या कुछ अधिकार हैं जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं? देखिए, शॉपिंग आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, वो शॉपिंग है जी। और कानून की नज़र में उन दोनों में कोई बड़ा फर्क नहीं है। अगर गड़बड़ी डायरेक्ट खरीदते समय हुई है, दुकान से खरीदते समय हुई है, या ऑनलाइन खरीदते समय हुई है, तो कानून की नज़र में दोनों स्थिति बराबर है। और ऑनलाइन में गड़बड़ी होने पर भी उसी तरह के सारे प्रावधान हैं। फिर भी चूंकि लोग कई बार समझ नहीं पाते, तो भारत सरकार ने अलग से ई-कॉमर्स के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ी हुई जो इनको चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और विशेष प्रावधान किए हैं। उसमें यह भी प्रावधान किया है कि उनको सामान अगर कंज्यूमर को पसंद नहीं आ रहा, उनको वापस लेने का प्रावधान करना होगा। हर एक को अपने पोर्टल पर एक कस्टमर केयर नंबर देना होगा, एक कस्टमर केयर अधिकारी का भी विवरण देना होगा। तो बहुत सारे प्रावधान किए हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग भी की है और आपको किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई है उसके अंदर, तो आप सक्षम रूप से कार्रवाई करने के लिए अधिकारी हैं। आप उस वेबसाइट की जो कस्टमर केयर की उसमें दिया गया, उस पर आप कार्रवाई करें। और अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से या उपभोक्ता आयोग के माध्यम से अपना परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि इसके लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया हेल्पलाइन चला रखी है। इसको हम नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन बोलते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन। और इसका नंबर भी मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा, 1915। बड़ा कॉमन नंबर है, 1915। आप 1915 डायल करके, और ये पूरे टाइम इसकी सेवाएं उपलब्ध है, और इतना ही 17 भाषाओं में
देश की अलग अलग भाषाओं में ये सेवा उपलब्ध है। और अभी स्थिति ये है कि 1.25 लाख से ज़्यादा शिकायतें एक महीने में आ रही, तो उपभोक्ता अपनी आराम से शिकायत इस पर दर्ज कराकर भी राहत प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। 1915 नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, आप अपनी कंप्लेन यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं अगर आपकी कोई समस्या है। नंबर है 1915। बहुत अच्छी बात आपने बताई आनंद जी। लेकिन अगर मैं जनरल अगर बात करूँ, जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं किन किन महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अमूमन ऐसा है कि हमने शॉपिंग कर ली, फिर उसका बिल घूम गया, फिर कंपनी वाले बोलते हैं आप ओरिजिनल बिल लेके आइए। तो जब भी हम शॉपिंग कर रहे हैं उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बिल लेना एक कॉमन चीज़ है। पहले शिकायत आती थी कि ग्राहक बिल देने से मना करता है, तो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये भी प्रावधान कर दिया है कि कोई भी जो है दुकानदार बिल देने से मना नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर बिल नहीं भी है तो ये कोई बंदिश नहीं है। अगर आपके पास बिल खो भी गया है या बिल आप नहीं भी ले पाएँ तो भी आप कंज्यूमर कमीशन के सामने शिकायत दायर कर सकते हैं। बिल होना उसकी ज़रूरी शर्त नहीं है। जहाँ तक आपने सावधानी की बात की, बिल्कुल आपको सावधानी रखनी चाहिए। एविडेंस जो भी आपने खरीद कर रखा है वो आपके पास होना चाहिए, या कोई कीमती वस्तु है तो आप ये ध्यान रखिए कि उससे संबंधित जो लिटरेचर है, जो वादा दुकानदार ने या निर्माता ने किया, उसकी एक कॉपी आप जरूर रखें। क्योंकि जब भी शिकायत आएगी तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इन्होंने ऐसा कहा था और ऐसा नहीं है। चाहे हम रियल इस्टेट के सेक्टर में देखें, आज हम कोई भी फ्लैट लेते हैं और लेते हैं तो उसमें पहले बहुत सारी शर्तें होती है, बहुत सारी सुविधाओं की बात होती है, बाद में नहीं मिलती। तो उसके लिए हमें वो उनका जो शुरुआत का कागज़ है उसको सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। और जो भी हमने लेन देन किया है, जो ट्रांजेक्शन दिए, पैसे दिए, उसका रिकॉर्ड रखने की महत्वपूर्ण ज़रूरत है। जहाँ तक इसका दूसरा पक्ष है कि खरीदारी से पहले आप क्या सावधानी रखें, तो वो बहुत लंबा विषय है। चमक की में आप चकमा न खा जाएं, इसके लिए उपभोक्ता को बहुत जागरूक और सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी बाहर का एक मामला सामने आया है। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत नामी कंपनी है, जब उनके ऊपर श्रम कानूनों से संबंधित कोई छापा पुलिस ने मारा तो पता चला कि वो 2,32,000 रुपये में जो हैंडबैग बेच रहे थे उनकी कॉस्ट केवल 4,300 रुपये थी। तो कितना बड़ा गैप प्राइस में है, उपभोक्ता अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अगर वो नहीं समझेगा तो 50 गुना तक अधिक दाम उससे वसूले जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप कोई भी खरीदारी करें तो पहले समझें, 3-4 जगह मोलभाव करें और ये देखें कि आपको क्या उत्पाद लेना चाहिए, उसके बाद ही खरीदारी करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई आनंद जी आपने। एक समस्या हम अभी देखी जा रही है, एक कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं वो कमिटमेंट कर देते हैं कि हम इतने आपके मार्क्स दिलाएंगे, बच्चा ऐसा करेगा, इतने ये सब चीज़ें इसके अंदर दिखता है। कोचिंग सेंटर भी इसके दायरे के अंदर आती है या नहीं आती? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर तो होता ही है, माँ बाप का भी प्रेशर होता है, घर का होता है, एक कोचिंग सेंटर का प्रेशर भी बच्चों के ऊपर खासकर बढ़ रहा है। तो ये लोग भी इसके अंदर, इस दायरे के अंदर आते हैं? बिल्कुल, कोचिंग सेंटर इसके दायरे में आते हैं। और अगर भ्रामक विज्ञापन उन्होंने कोई किया है या कोई निर्धारित जो सुविधा की बात उन्होंने की वो उपलब्ध नहीं है तो उसके संबंध में कार्रवाई की जा सकती है। अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उन्होंने इस तरह के कोचिंग सेंटर्स पर जो ये भ्रामक विज्ञापन कर रहे थे कि मेरिट उनकी यहाँ से आई है, झूठी फोटोएं लगा करके या केवल 1 घंटे की क्लास का वो दिखा करके उनके विज्ञापन दे रहे थे, उन पर भारी पेनल्टीज भी लगाई हैं। ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई हुई है और सरकार की भी नज़र है। और अगर उपभोक्ता को लगता है कि उसके साथ कोई गड़बड़ हुई है तो वो शिकायत कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, मतलब इसके दायरे में कोचिंग सेंटर्स भी अब आ चुके हैं। आपने एक बात बताई, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। हम देखते हैं कि मार्केट में इतने सारे एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं जो कि फॉल्स है, इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है और कंज्यूमर के पास क्या हक है? क्योंकि आजकल मार्केटिंग का ज़माना है, लोग बाग फॉल्स एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और वहाँ चले जाते हैं। ये भ्रामक विज्ञापन जो है वो बहुत गंभीर समस्या है। लोगों को गुमराह किया जाता है इन विज्ञापनों के जरिए। इसको लेकर के भारत सरकार ने एक अलग से गाइडलाइन जारी की है और उसमें ये बताया गया कि कौन से विज्ञापन भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। और जहाँ तक उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत तो पहले से ही प्रावधान है कि अगर भ्रामक विज्ञापन की वजह से आपको कोई नुकसान हो गया है तो आप क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ही सकते हैं। 2019 के नए कानून में जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है वो भ्रामक विज्ञापन के लिए जांच भी कर सकती है और उस पर जुर्माना भी लगा सकती है। और इतना ही नहीं, पहली बार ये शामिल किया गया है कि जो सेलिब्रिटीज़ इन विज्ञापनों में शामिल है अब उन पर भी 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है अगर वो भ्रामक विज्ञापन है। पहले केवल देने वाली कंपनी के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान था, अब जो नए कानून आए हैं उनमें उन
विज्ञापन करने वाली सेलिब्रिटीज़ को भी पार्टी बनाया जा सकता है और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ ऐसे होते हैं जो उनका फेस बन जाता है और लोग बाग उनको देख के वो जो प्रोडक्ट होता है वो कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों का जो माइंडसेट होता है वो चेंज हो जाता है। तो बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमने देखी है कि कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी गारंटी वारंटी ख़त्म हो जाती है। ऐसे में कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन है कि जब उसके पास गारंटी भी खत्म हो गई, इसकी वारंटी भी खत्म हो गई, तो क्या कुछ ऑप्शन है कि मेरे पास तो ये भी सब चीज़ें खत्म हो गई, उसके पास भी कुछ बचता है? नहीं, ऑप्शन का सवाल नहीं है, आपकी प्रॉब्लम क्या है वो देखनी होगी। सबसे पहले आपने चूंकि गारंटी और वारंटी पर सवाल किया है तो मैं सबसे पहले उस पर बात करना चाहूँगा। देखिए, आप सबको मैं सतर्क करना चाहता हूँ। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, गारंटी और वारंटी दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है, जबकि बाजार में इस तरह का कन्फ्यूजन पैदा किया जाता है कि गारंटी में ये शर्तें शामिल होती है और वारंटी में ये शर्तें शामिल होती है। कानूनी पक्ष ये है कि गारंटी और वारंटी के लिए आपको एक कार्ड इशू किया जाता है जिसे हम गारंटी या वारंटी कार्ड बोलते हैं, और उस गारंटी और वारंटी कार्ड में जो शर्तें लिखी है वही शर्तें उस गारंटी और वारंटी के लिए लागू होती है। हमें से ज़्यादातर उपभोक्ता ये देखते ही नहीं कि उसमें क्या लिखा और उसको सुरक्षित रख के, और कई बार तो सुरक्षित भी नहीं रखते, और जब ज़रूरत पड़ती है तो पता लगता है कि गारंटी कार्ड ही मिसिंग है। इसके साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि गारंटी कार्ड के साथ उन्होंने एक शर्त रखी है कि आपने जब सामान खरीदा है तो उसके बिल की एंट्री उस गारंटी कार्ड में होनी चाहिए और दुकान जिसने बेचा उसकी मोहर भी होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अक्सर उपभोक्ता इस बात को ध्यान नहीं रखता, तो वो मैं आपको सतर्क करना चाहूँगा कि वो आप रखें, और गारंटी वारंटी में जो शर्तें उन्हें पढ़ें, जो एक नेचुरल प्रोटेक्शन के तहत प्रावधान है। कई बार गारंटी वारंटी में उनको भी कम करके कर दिया जाता है, तो हमें लगता है गारंटी वारंटी हमारी सहायता के लिए, वो कई बार हमारे अधिकारों को कम करने वाली भी हो सकती है। और जहाँ तक आपने कहा गारंटी वारंटी खत्म होने की बात, तो अभी हम इसको लेकर एक काम कर रहे हैं, राइट टू रिपेयर के नाम से हमारा एक कैंपेन चल रहा है और सरकार भी उस पर काम कर रही है। तो अगर कोई सामान खराब हो गया है, क्योंकि गारंटी वारंटी पीरियड से निकल गया है, तो वो फ्री तो आपका ठीक होगा नहीं, और उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग गलती भी नहीं बता सकते कि आपने इतने साल काम में लिया है, तो आप उसको बदलाने के दूसरे अधिकार नहीं रखते। लेकिन अगर वो खराब हो गया है तो ये आपका अधिकार है कि कंपनी उसको ठीक करने की सुविधा आपको उपलब्ध करवाए, पैसा लेकर के, जो भी वो उसका शुल्क लेना चाहती है। बहुत अच्छी बात आज आप हमारे कंज्यूमर को बता रहे हैं, क्या क्या हक है उनके बारे में बता रहे हैं। लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं आनंद जी, लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। क्या कारण लगता है कि आज भी लोगों के पास अवेयरनेस की कमी आ रही है, और सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े? सरकार बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संस्थाओं के स्तर पर काम हो रहा है। जागो ग्राहक जागो अभियान आप टीवी पे देखते हैं, अखबारों में देखते हैं। इसके अलावा भी ऑनलाइन भी आपकी कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए काम हो रहा है, हेल्पलाइन चल रही है, जैसे अभी हमने भारत सरकार की हेल्पलाइन की बात की। इसी तरह पूरे स्टेट्स, राज्य सरकारें अपनी अपनी हेल्पलाइन चला रही हैं। राजस्थान सरकार की हेल्पलाइन है 1800, 180, 6030, अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी हेल्पलाइन चल रही हैं। तो वो तो साथ में हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो जागरूकता की बड़ी कमी है उसका कारण खुद उपभोक्ता है, जो जागरूक होने के लिए समय नहीं निकाल पाते। वो इतने ज़्यादा अपने आप को व्यस्त महसूस करते हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में भी जानकारी लेने के प्रति उपेक्षित हैं, और उनके शोषण का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो शिकायत करने के लिए आगे नहीं आते। जब उनके साथ गड़बड़ भी हो गई है तो वो उसको लापरवाही करके नज़रअंदाज करते हैं, और इसी का नुकसान है कि आगे से आगे उनके खिलाफ जो शोषण की चीज़ें हैं वो बढ़ती चली जी। बहुत अच्छी बात बताई कि दोस्तों, आपको आपकी हक की लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ेगा, अवेयर होना खुद को ही पड़ेगा, खुद को नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी जो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। एक पुरानी कहावत है कि खुद को मरने पर ही स्वर्ग मिलता है, दूसरे को मरने पर उसी को स्वर्ग मिलेगा। बिल्कुल। और बिल्कुल। एक और इसी के साथ जुड़ी बात हम हमेशा बात करते हैं कि माँ भी बच्चे को तब दूध पिलाती है जब वो रोना शुरू करता है। तो अगर आप अपनी शिकायत की बात को नहीं बताएंगे तो आप ये मानिए कि वो फिर वो शोषण आपका बढ़ता जाना। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, इतनी सारी चीज़ें सरकार आपको दे रही है, उपभोक्ताओं को दे रही है। उसको जानिए, उसको समझिए कि आपके पास आपके कौन कौन से हक हैं, तभी आप अपने आप को इन सभी समस्याओं से दूर रख पाएंगे। और यही कोशिश रहती है हम सभी लोगों की कि आपको अवेयर किया जाए। आनंद जी, हमने सरकार के बारे में जाना कि क्या क्या योजनाएं हो रही है, लेकिन एक समस्या अभी भी देखी जा रही है, वो है कि MRP से ज़्यादा भी कई दुकानदार जो है कॉस्ट है वो ले रहे हैं। तो उनके ऊपर क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी दुकानें हैं वो MRP से ज़्यादा पैसा ले लेती है उपभोक्ताओं से? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। आपका जो जवाब है वो तो एक लाइन का है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा जवाब मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। MRP से ज़्यादा
पैसे लेना गैर कानूनी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत भी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल इससे ज़्यादा गंभीर है और मैं उस पर आना चाहता हूँ। MRP का मतलब आप लोग सभी जानते होंगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम विक्रय मूल्य। लेकिन उपभोक्ता का अधिकार क्या है? उपभोक्ता का अधिकार है न्यूनतम विक्रय मूल्य पर सामान खरीदना। तो मैं आज MRP के नाम पर जो गड़बड़ हो रही है उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। बाजार में वस्तुओं पर MRP उनकी वास्तविक कीमत से कई गुना ज़्यादा तक छपी हुई है और चूंकि वो उससे ज़्यादा नहीं वसूल कर सकते, लेकिन वहाँ तक वसूल कर सकते हैं, तो इसलिए उपभोक्ता को वहाँ जागरूक रहने की जरूरत है। समझना चाहिए वो दुकान पर सामान खरीदने जाएँ तो MRP देखकर भुगतान न करें, वो उससे कहें ये अधिकतम विक्रय मूल्य और मेरा हक है कि मुझे कम कीमत पर आप दो। तो आपको मोलभाव करना चाहिए। आप देखिए बहुत सारी दुकानों पे आपको MRP से नीचे सामान मिल जाएगा। तो यहाँ ये समझने की जरूरत है कि MRP सही कीमत नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि MRP जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है और उपभोक्ता को तोल मोल करना चाहिए। कभी भी आप शॉपिंग करने जाएं, कुछ चीज़ खरीदने जाएं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप MRP जो दे रखी है वो मैक्सिमम प्राइस है, उससे तोल मोल भी कर सकते हैं, ये आपका हक है। कभी भी हम जाके ये तो नहीं कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कितनी इसकी, बता मैं उतनी दे दूंगा। आप तो वैसा ही कर रहे हो बाजार में। MRP ज़्यादा से ज़्यादा कीमत है, तो इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई आनंद जी। एक सिविल स्कोर की समस्याएं बहुत देखी जा रही है आजकल। बैंक जो होते हैं मनमानी कर रहे हैं कंज्यूमर के साथ, इसके प्रति लोगों को जागरूक आप करिए कि क्या कुछ कर सकते हैं जिनके सिविल्स के साथ बैंक छेड़छाड़ करती है या फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है इसके रिगार्डिंग। देखिए सिबिल जो है एक क्रेडिट स्कोर होता है जिसे कुछ प्राइवेट कंपनियां जिनको बैंकों ने और उन्होंने बनाया है वो हर उपभोक्ता की हिसाब से उसके पुराने लोन के एक्सपीरियंस के हिसाब से तय करती है। तो हमें सीधे तौर पर ये कहना है कि इसके नाम पर गड़बड़ी हो रही है, ठीक नहीं है। एक्चुअल में बहुत जगह हमें लगता है कि उपभोक्ता खुद भी गड़बड़ है। अगर उसका लोन का पुराना लोन वो टाइम पे चुका नहीं रहा है, टाइम पे अदा नहीं कर रहा है, EMI मिस हो रही है या चेक फेल हो रहे हैं, तो उसका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। तो केवल सिबिल को गाली देना इसका इलाज नहीं है। हर कंज्यूमर को अवेयर रहने की जरूरत है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि किसी बैंक ने आपके बारे में गलत रिपोर्ट की और इससे आपका सिबिल स्कोर खराब हो रहा है, तो प्रत्येक उपभोक्ता का अधिकार है कि वो अपना सिबिल स्कोर सिबिल से प्राप्त करके जानकारी ले सकता है, पूरी रिपोर्ट ले सकता है। और उसको अगर लगता है कि कोई सूचना लोन उसने लिया नहीं है वहाँ दिखा रखा है या उसने पेमेंट कर दिया है तो वहाँ बकाया दिखा रखा है, तो वो उसको सुधार करने के लिए सिबिल को लिख सकते हैं, बैंक को लिख सकते हैं। और उसके अंदर अगर उसके बावजूद उनके सिबिल स्कोर को नहीं सुधारा जाता तो वो कंज्यूमर कमीशन में भी आकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जी, आपने कंज्यूमर को समझा है, आपने उनको जाना है, आपके हिसाब से क्या समस्या नज़र आ रही है? क्या अगर हम कंज्यूमर उपभोक्ता के हकों के बारे में अगर हम बात करें, हक के बारे में बात करें, तो आपने क्योंकि पूरा मार्केट रिसर्च भी कर रखा है, उपभोक्ताओं को गहराई से आप जानते हैं, वो काफ़ी काम आपने करा है, क्या समस्या आपको दिख रही है कि बेसिक प्रॉब्लम जो है उपभोक्ता? देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी मैं सबसे पहले जिसका जिक्र करना चाहूँगा, आजकल तो उसका बड़ा अभियान भी चल रहा है, आप अखबारों में रोज पढ़ रहे होंगे, मिलावट की समस्या। बिल्कुल, खाद्य पदार्थों में मिलावट, जो नामी होटल्स हैं उनकी भी स्थिति अभी आपने अखबारों में देखी है, बाकी जगह भी चल रही है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो खाद्य पदार्थों में मिलावट है ये उपभोक्ता के लिए बहुत गंभीर इस मायने में है कि केवल पैसे का नुकसान नहीं है, बल्कि उससे स्वास्थ्य को गंभीर चुनौती मिल रही है। आज आप देखें लाइफ स्टाइल में चेंज और इन मिलावट के चलते घर घर में कैंसर जैसी बीमारियाँ आ गई है, हार्ट फेल हो रहे हैं, लीवर किडनी की समस्याएँ आ रही है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट पहले था, फिर FSSAI का कानून बनाएगा। लेकिन समस्या वही है कि उपभोक्ता जानते बूझते उसके साथ खराब सामान आ गया है तो भी वो शिकायत करने के लिए नहीं जाता, तो वो उस मामले में काम ज़्यादा हो नहीं पा रहा। दूसरी बड़ी जो दिक्कत कंज्यूमर के सामने मैं महसूस करता हूँ वो ये नाप तोल से संबंधित है। जहाँ भी हम सामान खरीदते हैं, हमने बहुत कैंपेन चलाया, तो आपने देखा होगा कि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि मिठाई के साथ डब्बा नहीं तोलना चाहिए। लेकिन ऐसा हर चीज़ में, हर सेक्टर में हो रहा है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए हैं, लोगों को लगता है सामने फिगर आ रहा है तो सही होगा, वो सही नहीं है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है। बिल्कुल। तो उसमें भी उतनी गड़बड़ी की संभावना है। तो नाप तोल में जगह जगह इस तरह की, होटल में आज हम खाना खाने जाते हैं, आपने ऑर्डर किया 2 प्लेट सब्जी, 1 प्लेट सब्जी, आपको अंदाजा नहीं कि कितनी सब्जी आएगी। कई बार तो 1 प्लेट में 2 लोग खाते हैं, कई बार 2 प्लेट में 1 नहीं खा पाता। कानूनन सब्जी की मात्रा बताई जानी चाहिए कि 250 ग्राम है, 300 ग्राम है, लेकिन उनका वायलेशन हो रहा है, लोगों को पता नहीं। आज भी हम बर्थडे पर केक मंगवाते हैं, केक खा रहे हैं, केक का आप बाजार में ले जा रहे हैं 1 पाउंड 2 पाउंड, आपने कभी उसको तुलवाया है? पाउंड क्या होता है? बिल्कुल, पाउंड एक गैरकानूनी मानक है, उसमें नहीं दिया जा सकता। उनको किलो और वजन के तोल के आपको देना चाहिए, लेकिन हमारी खुद की आदत नहीं, हम खुद उसको तुलवाना पसंद नहीं करते, लेवल को पढ़ना नहीं चाहते। सबसे बड़ी समस्या एक और आ रही है, टमाटर सॉस आप ला रहे हैं, बच्चों के लिए ला रहे हैं, हमने उसमें लिखा वो पढ़ा ही नहीं टमाटर सॉस, वो हमें वेजिटेबल सॉस दे रहा है, टमाटर की फ़ोटो है।
आइसक्रीम हम खरीद के ला रहे हैं, उसमें फ्रोजन लिखा है, आइसक्रीम कहीं लिखी नहीं, तेल से बनी हुई। तो जब तक अवेयरनेस, सबसे बड़ी जो समस्या, ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इसके लिए कानून भी बने हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस जब तक नहीं होगी और लोग शिकायत करने के लिए नहीं आगे आएंगे, इस तरह की समस्याएं सामने आती रहेगी। काला बाजारी की समस्या हो सकती है, अधिक मूल्य वसूली की समस्या हो सकती है, जैसे आपने बात की, और जितने भी कंज्यूमर राइट्स हैं, आज जब ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन में आ गई तो सबसे बड़ी समस्या बन गई है हमारा डाटा चोरी हो रहा है, डाटा चोरी, बिल्कुल, और उसका मिसयूज हो रहा है, बैंकों में घपले हो रहे हैं। और आप में से हम लोग कितने लोग, सब तो अभी दूरदर्शन पे बैठे हैं, टीवी को देखते हैं, आपने कितने लोगों के घरों में स्मार्ट टीवी है? आप में से कितने लोग जानते हैं कि आप टीवी को नहीं देख रहे, टीवी भी आपको देख रहा है, और न केवल देख रहा है, आपके फोटो और वीडियो वो दूसरी जगह भेज रहा है, आपकी चीज़ें प्रभावित हो रही है, आपका मोबाइल आपके हाथ में, वो आपकी हर बात को सुन रहा है, और न केवल सुन रहा है, वो उसको दूसरी जगह भेज रहा है ताकि उसके अनुरूप आपको उस पर एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा सके। तो ये सब चीज़ें भी हमें समझने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगा कि आपने जो आज बात बताई है, दर्शकों को नोट करना चाहिए कि शॉपिंग करते वक्त किन किन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके हकों के बारे में हमने आपको बताया, आपको आपके अधिकारों जो आपके पास हैं, वो तमाम चीज़ें आज हमने आपके माध्यम से जानी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज के इस एपिसोड से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। अगली बार फिर मुलाकात होगा ऐसे ही किसी सफ़र में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, और हाँ, देखते रहिए डीडी राजस्थान। फिर मुलाकात होगी।